हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6319। इससे पहले हम 9 टेस्ट कर चुके हैं। ये हमारा 10th नंबर का टेस्ट पेपर है। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। सेकंड है निर्वाचन आयोग का व्यय। थर्ड है राज्यपाल की परिनिधियां और भत्ते। फोर्थ है किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। एंड फिफ्थ है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के कार्यालय व्यय। निम्नलिखित में से कितने भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं? तो इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। ये तीनों ही भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं। और थर्ड और फोर्थ है, ये कौन सी पर है? ये राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, केवल 3, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है प्रधानमंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ किसी भी केंद्रीय मंत्री के समान ही होती है, तो ये करेक्ट है। सेकंड है प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो ये गलत है क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। थर्ड है प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद वो स्वतः भंग हो जाती है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड वाला जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद के सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भारत का संविधान संसद सदस्यों को भारतीय संसद में वाक स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड है उन्हें सत्र के दौरान साथ ही सत्र से 40 दिन पहले और बाद में दीवानी और आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है, तो ये गलत है क्योंकि उन्हें छूट सिर्फ दीवानी मामलों में प्राप्त है, ना कि आपराधिक मामलों में। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एविल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है इसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह गणित में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड है SR श्रीनिवास वर्धन एबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है लोकसभा के विघटन के बाद भी वह अपने पद पर बना रहता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड है उन्हें साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये गलत है। अनुच्छेद 94 के अनुसार जो अध्यक्ष है उनको हटाने के संकल्प के लिए सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है, जो साधारण बहुमत से अधिक है। इसे अक्सर प्रभावी बहुमत कहा जाता है। हालांकि जो ऐसा संकल्प है उसके लिए 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कितने प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही स्वीकार्य हो सकते हैं? फर्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव, सेकंड है स्थगन प्रस्ताव एंड थर्ड है निंदा प्रस्ताव। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ये सभी तीनों ही प्रस्ताव जो है ये केवल लोकसभा में ही स्वीकार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाते हैं? फर्स्ट है कोई विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है, तो ये गलत है। ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है परंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, वो विघटन पर व्यवगत हो जाते हैं, तो फर्स्ट गलत है। सेकंड दे रखा है कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है और लोकसभा में पूरा स्थापित हुआ था, तो ये करेक्ट है, ये विघटन पर व्यवगत हो जाता है। थर्ड है कोई विधेयक जिसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति लंबित है, तो
तो ये गलत है, ये व्यवगत नहीं होगा। ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुके हैं परंतु राष्ट्रपति की स्वीकृति लंबित हो तब लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाता है। तो थर्ड वाला गलत है। फोर्थ है, कोई विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया है लेकिन राज्यसभा में लंबित है, तो ये करेक्ट है, ये व्यवगत हो जाते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है। ये दोनों ही लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, संयुक्त बैठक को संविधान के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक आहूत नहीं की जा सकती है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, संविधान के लागू होने के बाद से अब तक कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई है, तो ये गलत है क्योंकि अब तक 3 बार संयुक्त बैठकें हैं वो आयोजित की गई हैं। एक कब हुई थी, दहेज निषेध विधेयक था 1961 का तब। सेकंड, बैंकिंग सेवा आयोग निर्जन विधेयक था 1977 का। और थर्ड है, आतंकवाद निवारण विधेयक पोटा 2002। उपरोक्त कथनों में से कितनी सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड वाला है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बजट प्रक्रिया के दौरान नीतिगत कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुदान राशि को घटाकर 1 रुपए करने का प्रस्ताव देकर किसी विशिष्ट सरकारी नीति के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार संसद के किसी भी सदन को आहूत कर सकते हैं, उसका सत्रावसान कर सकते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो ये गलत है। जो राष्ट्रपति हैं अनुच्छेद 85 और 83 के तहत लोकसभा को आहूत करता है, स्थगित करता है और विघटित या भंग करता है, लेकिन ये शक्तियां जो हैं विवेकाधीन नहीं हैं। राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत हो गया। सेकंड है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकते हैं, तो ये सेकंड वाला भी गलत है। ये जो प्रावधान है एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नाम निर्देशित करने का, ये अनुच्छेद 331 है 331, इसके तहत पहले मौजूद था, लेकिन जो इस प्रावधान है इसको 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था 2019 है, उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, जो जनवरी 2020 है इसमें लागू हुआ, तो ये भी गलत है। थर्ड दे रखा है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता के लिए लोकसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक करेक्ट है, थर्ड वाला, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में संसदीय कार्रवाई के संदर्भ में शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, यह एक अनौपचारिक संसदीय व्यवस्था है जिसके माध्यम से संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व के अत्यावश्यक मामलों को उठा सकते हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, वह दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, तो ये गलत है क्योंकि ये जो है ये लोकसभा में प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा में यह दिन की बैठक के पहले घंटे में मनाया जाता है, तो इस तरह से ये गलत हो गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर है 12, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निर्वाचक मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, इसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य शामिल होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि इसमें संसद के किसी भी सदन का मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। सेकंड है, किसी राष्ट्रपति चुनावों के लिए सांसदों के मतों का मूल्य स्थिर होता है, तो ये गलत है। 2017 है, इस तक जो चुनाव हुए थे तब तक एक सांसद के मत का मूल्य कितना था? 708 था, परंतु ये समय समय पर परिवर्तित हो सकता है। वर्ष 2022 के चुनाव में एक सांसद का जो मत का मूल्य है वो घटकर अब 700 हो गया, तो इस तरह से ये भी गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है?
तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, उन्हें पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि जो लोकसभा है उसके तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु जो खंड सी है उसके प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड दे रखा है, जब भी उन्हें किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वे स्वतः ही उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए अधिकतम 20 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ये गलत है, ये 20 नहीं बल्कि 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सेकंड, मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं होती है। तो ये सेकंड वाला करेक्ट है। थर्ड है, वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल एक करेक्ट है, सेकंड वाला, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संसदीय प्रणाली में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, भारतीय संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। तो ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन या उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड गलत है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित अर्हताओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत का नागरिक होना। सेकंड है, आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना। थर्ड है, किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना। लोकसभा का सदस्य बनने हेतु उपयुक्त अर्हताओं में से कितनी संविधान में उल्लिखित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में प्रश्नकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों के लिए मंत्रियों से मौखिक उत्तर की अपेक्षा होती है? तो इसका आंसर है, फर्स्ट दे रखा है तारांकित प्रश्न, सेकंड है अतारांकित प्रश्न, थर्ड है अल्प सूचना प्रश्न। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो तारांकित प्रश्न है और अल्प सूचना प्रश्न है, इन दोनों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, और जो सेकंड दे रखा अतारांकित प्रश्न, इसका जो उत्तर है वो लिखित रूप में दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संसद में पारित संकल्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प के संशोधनों को सदन की अनुमति के बिना वापस किया जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये अनुमति के बिना वापस नहीं किया जा सकता है। सेकंड है, सभी संकल्पों पर मतदान किया जा सकता है और उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, इसे सरकार की कुछ नीतियों के प्रति अस्वीकृति प्रकट करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो ये गलत है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वह है माध्यम है जिसके द्वारा कोई सदस्य किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है और उस विषय पर मंत्री से अधिकृत वक्तव्य की मांग करता है। मंत्री द्वारा वक्तव्य देने के बाद सदस्य स्पष्टीकरण हेतु पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं और अंत में मंत्री उन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड, ये संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।